सब्सक्राइब करें आपके अपने अचीवर्स मंत्रा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने चूज किया है अपने लेक्चर के लिए उसका नाम है भारतीय संविधान में अनुसूचियां। और इस टॉपिक को चूज करने के लिए हमारे पास एक सॉलिड रीजन है और वो रीजन है कि यहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर मूल संविधान की बात की जाए, यानी कि जब संविधान का निर्माण किया गया था तो अनुसूचियों की संख्या थी 8 और वर्तमान समय में इन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो आज हम इन्हीं अनुसूचियों को अपने लेक्चर में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरे यानी कि लेक्चरर उदय कुमार के साथ। वैसे तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हमारा कंसर्निंग टॉपिक क्या है, यानी कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां। अनुसूचियां क्यों जरूरी है और इसको याद रखने की एक बेस्ट ट्रिक है, वो आपको लेक्चर के एंड में मिलेगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं उस ट्रिक को तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करें, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ना केवल ये आपके एजुकेशन लेवल को बढ़ाएगी बल्कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर के पहले टॉपिक की तरफ, यानी कि प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में जिन तत्वों का जिक्र किया गया है वह है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत में दोबारा से 28 राज्य हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई। तो आपको पुरानी जो इंफॉर्मेशन है उसे भी याद रखना है और साथ साथ अपने आप को अपडेट भी करना है, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसका जो पैटर्न है वो सीबीटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और अगर आपने इस साल का नेट का एग्जाम दिया होगा तो वहां पर एक नया पैटर्न जो है नेट ने निकाला है। और वो पैटर्न क्या है, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा। पहले जो हमें ऑप्शन दिए जाते थे वो 4 ऑप्शन दिए जाते थे, 4 में से हमें किसी एक को चूज करना होता था। आपके पास ऑप्शंस तो 4 ही हैं, लेकिन जो आंसर का पैटर्न है वो डिफरेंट हो गया है। यानी कि वो आपसे पूछता है कि क्या ए और बी सही है, क्या ए बी सी सही है, क्या ये सभी सही हैं। तो इसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है। तो अपने प्रीवियस नॉलेज को और अपनी कंटेम्परेरी नॉलेज को एक साथ मिक्स करके आप टॉपिक को समझेंगे तो आप अपने आंसर को और अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। तो चलिए इसी इंफॉर्मेशन के साथ चलते हैं हमारी पहली अनुसूची की तरफ। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स को भी याद रखना जरूरी है। वैसे तो भारतीय संविधान में समय समय पर बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे संशोधन हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है या उनसे ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। उन्हीं में से एक संशोधन है 62 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत ही भारत की राजधानी के लिए दिल्ली को चुना गया। दूसरी बात आपको यहाँ पर जो ध्यान रखनी है, 2 जून 1914 को आंध्र प्रदेश से एक और अलग राज्य बनाया गया जिसे हम तेलंगाना के नाम से जानते हैं। इससे पहले यानी कि 2 जून 2014 से पहले राज्यों की संख्या 28 थी और 7 केंद्र शासित प्रदेश विद्यमान थे। वहीं अगर 5 अगस्त 2019 की बात करें तो इससे पहले राज्यों की संख्या 29 थी और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू एवं कश्मीर के धर्मांतरण के बाद अब देश में सिर्फ 28 राज्य बन गए हैं। देश में अब जम्मू कश्मीर के साथ 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नए जोड़े गए केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। यहाँ पर कुछ और भी कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे कि लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को 370 मतों के साथ रद्द करने और 70
70 के विरोध प्रस्ताव के साथ पारित किया था। तो यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो चलिए एक नज़र में उन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो उनकी संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो आपका जवाब होना चाहिए 62वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से पृथक राज्य कौन सा बनाया गया। तो इसका जवाब होगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य किस वर्ष बनाया गया। तो आपका जवाब होना चाहिए 2 जून 1914। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी। तो आपका जवाब होना चाहिए 29। यहाँ पर अगला और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो बनता है वह यही बनता है कि भारतीय संघ में 2 नए जोड़े गए केंद्र शासित प्रदेशों का नाम बताएं। तो उनका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि, यह जो सभी पदाधिकारी हैं इनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो किया गया है दूसरी अनुसूची में। अगर सरल शब्दों में समझने का प्रयास किया जाए तो भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी पद हैं उनके वेतन यानी कि उनको जो पैसा दिया जाएगा, उनके भत्ते और पेंशन का जो लेखा जोखा है वह द्वितीय अनुसूची यानी कि दूसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली अनुसूची की तरफ यानी कि तीसरी अनुसूची। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण यानी कि अपना पद संभालने से पहले ली जाने वाली शपथ यानी कि प्लेज का उल्लेख किया गया है। तो चलिए इसे समझते हैं कुछ सरल शब्दों में। इसके अंतर्गत यानी कि तीसरी अनुसूची के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वह राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो, उन्हें अपना पद ग्रहण करने से पहले जो शपथ दिलाई जाती है उसी का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। यहाँ पर इसे सरल शब्दों में समझने और याद करने के लिए आप दूसरी और तीसरी अनुसूची को एक साथ समझ सकते हैं। जैसे दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों की बात की गई है और तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण की बात की गई है। तो चलिए इसे एक सामान्य से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कोई जॉब करना चाहते हैं, तो जैसे ही आपके मन में किसी जॉब को करने का ख्याल आता है तो सबसे पहला सवाल आपके मन में यही रहता है कि ये काम करने के बाद मुझे कितना वेतन मिलेगा या मुझे कितना लाभ होगा। और जब वह लाभ या आपका वेतन सुनिश्चित हो जाता है तो फिर आप वो जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही आप जॉब में जाते हैं तो आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट करते हैं अपॉइंटमेंट लेटर की, और उसी अपॉइंटमेंट लेटर में सभी नियम एवं शर्तें होती हैं जो कि आपको पद ग्रहण करने से यानी कि उस काम को करने से पहले लेनी पड़ती है। तो उसी का विवरण जो है वो तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो आशा करता हूं कि आप दूसरी और तीसरी अनुसूची को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ यानी कि चौथी अनुसूची। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के
राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची अपने आप में एक उदाहरण है, यानी कि यह इतनी स्पष्ट भाषा में है कि इसे एक्सप्लेन करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर लिखें। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट अनुसूची की तरफ, यानी कि 5वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत विभिन्न अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो चलिए इसे समझते हैं कुछ सरल शब्दों में। अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, इन सभी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो भी नियम एवं कानूनों का वर्णन किया गया है वह किया गया है 5वीं अनुसूची में। यानी कि इनका अधिकार क्षेत्र क्या है, राजनीति में इनकी क्या भूमिका रहेगी, प्रशासन में इनकी क्या भूमिका रहेगी, इन सभी बातों का जो जिक्र है वो आपको 5वीं अनुसूची में मिलता है। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट अनुसूची की तरफ, यानी कि 6ठी अनुसूची। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है और वह राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आपने अपनी छोटी क्लासेस में 7 सिस्टर्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो ये जो 4 राज्य हैं उन्हीं 7 सिस्टर्स में से हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जनजातियों की संख्या अधिक है, इसीलिए यहाँ पर इन्हें स्पेशल प्रेफरेंस दिया गया है। तो जैसे आपने दूसरी और तीसरी अनुसूची को इकट्ठा करके समझा था यानी कि याद किया था, वैसे ही 5वीं और 6ठी अनुसूची को भी एक कैटेगरी में रख लें। 5वीं अनुसूची में संपूर्ण भारत के अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का जिक्र किया गया है। वहीं 6ठी अनुसूची में 4 विशेष राज्यों यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आशा करता हूं कि आप अभी तक दी गई जानकारी को स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे। तो अगली अनुसूची की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। घबराए नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली अनुसूची की तरफ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट अनुसूची की तरफ, यानी कि 7वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का जिक्र है और इसे मूल रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से सबसे पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं विस्तार से हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले नंबर पर है संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान लागू होने के समय की बात की जाए तो इसमें विषयों की संख्या थी 97 यानी कि 97 और वर्तमान में 98 हो गई है। दूसरी सूची के रूप में हम देख सकते हैं राज्य सूची को। इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी इन विषयों पर कानून बना सकती है। यदि संविधान के लागू होने के समय की बात की जाए तो इसमें विषयों की संख्या 66 थी और वर्तमान समय में इसमें विषयों की संख्या 62 रह गई है। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट सूची की तरफ, यानी कि समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, परंतु कानूनों के विषय अगर समान हो जाते हैं या उनमें कोई टकराव आ जाता है तो ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। और यदि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची के विषयों की बात की जाए तो उनकी संख्या थी 47 जो वर्तमान में बढ़कर 52 हो गई है। क्योंकि समय का अभाव है इसीलिए इस लेक्चर में हमने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों की चर्चा की है
और इनकी शक्तियों के बंटवारों की चर्चा की है। हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन सभी सूचियों में जो विषय आते हैं उनको भी विस्तार से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट अनुसूची की तरफ, यानी कि 8वीं अनुसूची। जैसा कि हम लेक्चर के शुरुआत में ही बता चुके हैं कि भारत के मूल संविधान में जो सूचियों की संख्या थी वह 8 थी और वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो चलिए चलते हैं भारत के मूल संविधान की अंतिम यानी कि 8वीं अनुसूची की तरफ। इसके अंतर्गत भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यदि मूल संविधान की बात की जाए तो उसकी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था, लेकिन समय समय पर इसमें बहुत सी भाषाओं को और भी जोड़ा गया। तो चलिए देखते हैं उनमें से कुछ प्रमुख भाषाओं को। 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बाडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अभी तक हमने समझा भारत के मूल संविधान की 8 अनुसूचियों को। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं बाद में जुड़ी अनुसूचियों के बारे में, यानी कि 9वीं अनुसूची से 12वीं अनुसूची तक। 9वीं अनुसूची को संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। यदि सामान्य और स्पष्ट शब्दों में समझने का प्रयास किया जाए तो संपत्ति के अधिकार एवं राज्य अगर आपकी किसी संपत्ति का अधिग्रहण करता है यानी कि अपने पास लेता है तो वह किस विधि से ले सकता है, इन सभी का उल्लेख 9वीं अनुसूची में किया गया है। इन अनुसूचियों में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो इस अनुसूची में 284 यानी कि 284 अधिनियम विद्यमान है, परंतु यहाँ पर आपको कुछ बातों का ख्याल रखना और भी जरूरी है क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 2007 से पहले यह माना जाता था कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, परंतु 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। तो यहाँ से भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं और इन सभी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के लिए हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जो कि हमारी इस सीरीज का अगला पार्ट होगा। तो चलिए इसी जानकारी के साथ चलते हैं हमारी अगली अनुसूची की तरफ, यानी कि 10वीं अनुसूची। इसे संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया और इसके अंतर्गत दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि दल बदल होता क्या है। यदि कोई नेता किसी चुनाव चिन्ह के अंतर्गत कोई चुनाव जीत जाता है और जीतने के बाद वह किसी और दल में जाकर शामिल हो जाता है तो इसे ही हम दल बदल के नाम से जानते हैं। और भारतीय राजनीति में इसके लिए एक जुमला भी है, आया राम और गया राम। तो अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि आया राम और गया राम से आप क्या समझते हैं तो इसका सीधा संबंध दल बदल से है। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट अनुसूची की तरफ, यानी कि 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची की शुरुआत करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप ये लेक्चर अचीवर्स मंत्रा के YouTube चैनल से देख रहे हैं। अगर दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट अनुसूची की तरफ, यानी कि 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई और इसका संबंधित विषय है पंचायती राज्य एवं उसकी संस्थाएं। और इसके अंतर्गत पंचायती राज्य संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषयों का जिक्र किया गया है।
तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट अनुसूची की तरफ, यानी कि 12वीं अनुसूची। इस अनुसूची को 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। जैसा आपने 11वीं अनुसूची में पढ़ा कि उसका संबंध ग्राम और ग्राम पंचायतों की संस्थाओं से था, वैसे ही 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई उसका संबंध शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से था, और इन स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो आप 11वीं और 12वीं अनुसूची को एक साथ यानी कि एक सेट बनाकर समझें। 11वीं अनुसूची में गांव की बात की गई, 12वीं अनुसूची में शहरों की बात की गई। 11वीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और ये दोनों ही संशोधन जो है वो 1993 में पास हुए। यहाँ पर आपके याद रखने के लिए एक और तथ्य ये है कि 1992 में इनके लिए बिल लाया गया था और वह बिल पास हुआ 1993 में। कि अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यह आया हुआ है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन का बिल कब प्रस्तुत किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 1992, और अगर क्वेश्चन आ रहा है कि यह कब पारित हुआ तो आपका जवाब होना चाहिए 1993। तो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए चलते हैं अब हमारी उस शॉर्ट ट्रिक के बारे में जिसका वेट आप शुरू से कर रहे हैं। तो इस ट्रिक को याद रखने के लिए आपको एक सेंटेंस को याद करना पड़ेगा, और वो सेंटेंस है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे सेंटेंस में 12 अल्फाबेट है, और ये 12 के 12 अल्फाबेट्स 12 शेड्यूल्स को डिनोट करेंगे। शेड्यूल 1 टी फॉर टेरिटरी, यानी कि जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसका संबंध किससे है? टेरिटरी से है। सेकंड शेड्यूल ई एलिमेंट्स या सैलरी, यानी कि जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी सैलरी का जो संबंध है वो हमारे सेकंड शेड्यूल यानी कि दूसरी अनुसूची से है। तीसरी अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल ए स्टैंड्स फॉर अफर्मेशन या ऑथ, जिसे हम शपथ के नाम से भी जानते हैं। चौथी अनुसूची यानी कि फोर्थ शेड्यूल आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा, यानी कि इसके अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा के प्रतिनिधियों का जिक्र किया गया है। फिफ्थ शेड्यूल एस स्टैंड्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और सिक्स्थ शेड्यूल यानी कि ओ स्टैंड्स फॉर अदर ट्राइब्स, यानी कि इसके अंतर्गत 4 स्पेसिफिक स्टेट्स के जो ट्राइबल्स हैं उनकी बात की गई है। सेवेंथ शेड्यूल एफ फेडरल, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का बंटवारा। 8th शेड्यूल ओ ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल एल स्टैंड्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स। 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची डी स्टैंड्स फॉर डेफिकेशन, यानी कि एंटी डेफिकेशन लॉ के बारे में इसके अंतर्गत चर्चा की गई है। 11th शेड्यूल यानी कि 11वीं अनुसूची पी स्टैंड फॉर पंचायती राज्य, और हमारी लास्ट अनुसूची है यानी कि 12th शेड्यूल एम स्टैंड्स फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आशा करता हूं कि आप इस शॉर्ट ट्रिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इन्हीं अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी इन क्वेश्चंस के आने की ज्यादा संभावनाएं हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।